अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्लाह खान। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी PSL सीजन 11 की, जहां पे आज रावलपिंडी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने है। रावलपिंडी आज अपना पहला मैच जीत सकेगी या नहीं जीतेगी, इस पे बात करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मुकाबला अभी भी जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने महज 137 रन बनाए और उसके बाद वो टीम ढेर हो गई। आज मैच जीतने का बेहतरीन मौका है रावलपिंडी के बाद। नसीम शाह एक बार फिर इंजरी का शिकार, वो PSL में इंजरी के बाद आज एक्शन में थे, तहम मैच इंजरी का शिकार हो गए हैं। PSL मैनेजमेंट कमेटी शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम लाने के लिए कोशा है। वजीर आजम को खत भी लिख दिया गया। PSL की रौनकें बहाल करने के लिए तमाम लोग पुरुमीद हैं। मोहम्मद नवाज की भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो अहम तरीन मैच है, बात इस पर यही करेंगे कि क्या आज मुताहरिक है, क्योंकि सिर्फ 137 रन का जो टारगेट दिया गया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं खिजर आजम, लाहौर से मैं ज्वाइन किया है एजाज शेख ने, और हमारे आज के गेस्ट हैं करीम मलिक। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे करीम मलिक को। करीम, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज अपना नवा मैच खेल रही है रावलपिंडी यूनाइटेड, क्या समझ रहे हैं कि आज हम उम्मीदें लगा सकते हैं रावलपिंडी से? आज रावलपिंडी से उम्मीदें लगा के अब कुछ फायदा नहीं है। हाँ ठीक है, एक मोमेंटम उनका बन जाएगा, कुफर टूटेगा खुदा खुदा करके, लेकिन लग रहा है कि आज, लेकिन अभी एक और विकेट गिर गई और टारगेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उस हिसाब से 8 मैच लगातार हारना और 9वां मैच जीतना, चले ठीक है, इस सीजन में उनकी जीत का आगाज होगा, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन स्टिल अभी भी 80 रन चाहिए। रावलपिंडी की टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही, पूरे ही अगर देखें आप, आउट परफॉर्म है और बिल्कुल भी उनका कॉम्बिनेशन नहीं बना हुआ, तो इस वजह से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। हो सकता है कि वो एंड मूवमेंट के ऊपर कमबैक कर ले इस्लामाबाद यूनाइटेड। और जिस तरीके से वो 8 के 8 मैचेस आ रहे हैं बिना कॉम्बिनेशन के साथ, जिस लड़के को इनको ऊपर खिलाना था, आज अब्दुल्ला फजल को ओपन करवाया है, जबकि वो मौका मिलने के बाद आउट हो गए, लेकिन यही था कि जिस लड़के की 96 की एवरेज है और 200 प्लस के स्ट्राइक रेट है डोमेस्टिक में, उस लड़के को ऊपर खिलाने के बजाय चौथे पांचवे पे खिलाया जा रहा था, इस वजह से मोमेंटम नहीं बन पाता, आपका कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं रह पाता। आज मैच जीत भी जाए तो फायदा नहीं है, तो आपका कॉम्बिनेशन पूरे सीजन में अच्छा नहीं था, आपकी बहुत बेहतरीन अच्छी टीम थी, आपके फास्ट बॉलर डेस्परेट हुए हैं विकेट्स के लिए, प्लेयर्स के साथ उनकी लड़ाई हो रही है, उनके रावलपिंडी के ऊपर एक अजाब मुब्तला है कि उनके प्लेयर्स इंजर्ड भी हो रहे हैं और कंटिन्यूसली इंजरी का शिकार हो रहे हैं। इस वजह से आज का मैच जीतना, चले ठीक है, टीम एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ड्रेसिंग रूम में ये एक बेहतर एनवायरनमेंट के साथ टूर्नामेंट को फिनिश करेंगे, क्योंकि लगातार शिकस्त के बाद आप बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। 8 मैच लगातार हारा है रावलपिंडी, और अगर एक जीत मिल जाती है तो रावलपिंडी के लिए कम से कम फेस सेविंग हो जाएगा, ये कहा जा सकता है। खाली उसके अलावा तो उनका जीतना हारना टूर्नामेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा। हमारे साथ खिजर आजम एजाज शेख भी मौजूद है। खिजर आजम, क्या समझ रहे रावलपिंडी का इस्लामाबाद यूनाइटेड है? काफी छोटा टारगेट दिया गया है 137 रन का, और ऐसा लग रहा है अब तक भी कि शायद रावलपिंडी इसे भी चेज नहीं कर पाएगा, क्या कहेंगे? देखिए जी, मुश्किलात का शिकार ज़रूर है, मगर अभी भी आइडियल मूवमेंट है रावलपिंडी के लिए। अगर एक बैटर भी उनका क्लिक कर जाता है तो ये मैच वो जीत सकते हैं। बट आपने कहा कि इम्पैक्ट नहीं डालेगा, रावलपिंडी के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सिवाय इसके कि वो इस रिकॉर्ड को बजा पाएँ कि वो और कराची किंग्स लगातार किसी भी एक इवेंट में हारने वाली बराबर की टीमें हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मगर अगर रावलपिंडी जीतती है तो ये टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल पे इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। ये जो 3 टीमें लगी हुई हैं ना दौड़ में कि हमें फाइनल 4 में जगह बनानी है, उनके लिए फॉर एग्जांपल लाहौर कलंदर्स कह रही हो कि अच्छा है रावलपिंडी जीत रहा है। फिर इसके अलावा जो है दूसरी जो टीम है कराची किंग्स, वो भी कहीं ना कहीं ये कंफर्ट जोन में ये दुआ कर रही होगी कि वो ये जो है जीत जाएँ। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई भी टीम हराती है तो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स को इसका फ़ायदा होगा, और ये 2 टीमें जो है वो यकीनन ये चाह रही होंगी कि पिंडी जीते। और ऐसी सिचुएशन हमेशा जब पाकिस्तान टीम किसी इंटरनेशनल इवेंट में होती है तो हम लोग इस तरह की सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं, और अभी लाहौर और कराची इस तरह की बात कर रहे होंगे। बहरहाल इम्पैक्ट तो पड़ेगा, मगर पिंडी के लिए नहीं, अगली टीमों के लिए क्यों। और पिंडी के लिए बस ये रिकॉर्ड बच जाएगा कि रिजवान और बाबर आजम बराबर आ जाएंगे, यानी रिजवान भी अपनी टीम के लिए बतौर कप्तान लगातार 8 मैचेस हारे हैं। इसी तरह बाबर आजम भी जब कराची किंग्स के कप्तान थे वो भी लगातार 8 मैच हारे थे, तो ये एक मुमासलत दिखाई देती है। बट इस वक्त इस वक्त जो बाबर आजम जब पेशावर की कप्तानी कर रहे हैं तो वो लगातार 8 मैच जीत भी चुके हैं।
तो ये बहुत कुछ हो रहा है क्रिकेट में, और यकीनन ये जैसे ही ये मैच इख्तिताम पजीर होगा तो पॉइंट्स टेबल पर जो दिलचस्प सूरत हाल है वो मजीद दिलचस्प हो जाएगी। ठीक है, हम करीम मलिक की जानिब एक बार फिर जाएंगे। करीम मलिक, अभी ये मामला भी है कि मोहम्मद आमिर और फ़हीम अशरफ के दरमियान भी कोई तल्ख कलामी हुई है, लफ्जी गोलाबारी हुई है, स्टेडियम में मैदान में लड़ पड़े हैं, क्या मामला है इस हवाले से बताइएगा। आज हम ग्राउंड में ही मौजूद थे जब ये इंसिडेंट हुआ है। आपस में स्लेजिंग के दौरान मोहम्मद आमिर ने जब आउट किया स्लोर वन बॉल पे, कॉट बैंड हुए फ़हीम अशरफ, उसके बाद उन्होंने एक जेस्टर ऐसा दिया, इशारा किया उनको जाने का। फ़हीम अशरफ उसके ऊपर पलटे, उन्होंने मोहम्मद आमिर से भी कोई बात की। अच्छा, अक्सर फास्ट बॉलर है मोहम्मद आमिर, अग्रेसिव होते हैं, हमने देखा है कि राना फ़हीम अशरफ ज़्यादा रिस्पॉन्स करते नहीं इन सब चीज़ों को। पहली बार ही हमने उनको ऑन फील्ड इस तरीके से रिस्पॉन्स करते हुए देखा है, लेकिन मोहम्मद आमिर के हमने एग्रेशन हमेशा से देखा। लेकिन ये एग्रेशन आप तब दिखाते हैं जब पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहे होते हैं। आप पूरे टूर्नामेंट के अंदर आपकी टीम बहुत अच्छी चल रही होती है, या आप लॉन वॉरियर होते हैं कि चले ठीक है टीम परफॉर्म नहीं कर रही, आप विकेट पर विकेट ले रहे हैं, आपकी खुद की कुछ परफॉर्मेंस नहीं है, आप क्रिटिसिज्म ऑफ सीजन प्लेयर्स के ऊपर कर रहे होते हैं, तो ये चीजें अब आपके ऊपर शुबा नहीं देती। आप नो डाउट एक बहुत बड़े पाकिस्तान के फास्ट बॉलर बन सकते थे, लेकिन बहुत सारी ग्रीडी ऐसी चीजें हो गई। उसके बाद अब आपको इस तरीके से करना नहीं चाहिए। जब आपकी टीम बाहर चली गई, आपका ये काम नहीं है कि आप प्लेयर्स के साथ स्लेजिंग करें। आप इतने डेस्परेट हो गए विकेट्स के लिए कि आप प्लेयर्स को बाकायदा तौर पर इशारे कर रहे हैं, जबकि आपकी टीम 8 के 8 मैचेस जो है वो कंटिन्यूसली हार चुकी है, और उसके बाद आपकी टीम का स्टैंड नहीं कर रही। लेकिन करीम, ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। वैसे तो अब इनकी टीम रावलपिंडी कुछ कर नहीं पा रही, हम बार बार इस पे बात कर रहे हैं, और मोहम्मद आमिर पर तनकीद भी बहुत की जा रही है, तो ये भी हो सकता है खबरों में आने के लिए ये तरीका अपनाया गया हो मोहम्मद आमिर की जानिब से। देखिए, फास्ट बॉलर हमेशा अग्रेसिव रहता है। हमने देखा है कि अग्रेशन के बगैर फास्ट बॉलर किसी काम का नहीं, और मोहम्मद आमिर का हमेशा से हमने देखा है कि वो बॉलिंग करते हैं उनके हमेशा इस तरीके से। और ये क्रिकेट पार्ट ऑफ गेम है, ऐसी बात नहीं है, एक अग्रेसिव स्पोर्ट है। हमने देखा, हाँ, बाद में इम्पैक्ट पता चलेगा कि जब हाथ मिलाने जाते हैं तब हाथ मिलाते हैं कि नहीं मिलाते, एक बड़ा फर्क है। इससे पहले भी मोहम्मद आमिर का इसी PSL में इस तरीके की एक सिनेरियो हो चुका है जिसमें उन्होंने शायद हाथ नहीं मिलाया था। मोहम्मद रिजवान से भी सवाल किया गया, उस पर भी उन्होंने कुछ खास इस पर जवाब नहीं दिया। अब कहने का मकसद ये है कि मोहम्मद आमिर वो बॉलर है जिनको खबरों में रहने की जरूरत नहीं है। वो जो बात करते हैं वो खबरों में रह रहे होते हैं, वो खेल रहे थे तब भी खबरों में थे, तो ऐसी बात नहीं है। मोहम्मद आमिर जेस्टर फास्ट बॉलर दे सकता है, अग्रेसिव जेस्टर है, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन वही वाली बात है कि आपकी टीम कहाँ स्टैंड कर रही है, आप खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तब आप इस तरीके की जेस्टर देते हैं। आप 4 ओवर में 45-50 रन देखने के बाद पूरे आप PSL के अंदर बिल्कुल भी इम्पैक्ट प्लेयर नहीं रहे। आप ऑफ सीजन बैठ के खिलाड़ियों को क्रिटिसिज्म करना, उसके बाद आप किस तरीके से जेस्टर दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो ये अगर वो खबरों में रहने के लिए कर रहे हैं तो इंतहाई गलत बात है। और जहां तक बात रही, प्लेयर को खबरों में रहना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस से, ना कि अपनी इन हरकतों से। तो ऑन फील्ड ठीक है, ये होता रहता है, हमने पहले भी देखा, ये हुआ है, लेकिन ये प्लेयर तब करता हुआ अच्छा लगता है जब वो परफॉर्म कर रहा हो। और हमने यही सुना है कि जब प्लेयर परफॉर्म कर रहा हो तो वो जितना डाउन टू अर्थ रहे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि वो एक दिन हंसाती है, बाकी 100 दिन रुलाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। एजाज शेख हमारे साथ मौजूद है। एजाज शेख, अब ग्राउंड में मोहम्मद आमिर ने जो जेस्टर दिया, जैसे करीम अली कह रहे थे कि परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, और इस तरह का जेस्टर देना, क्या समझ रहे हैं कितना पॉजिटिव और नेगेटिव साइन होगा ये अब उनकी अपनी टीम के लिए? देखिए, उनको पता है कि वो पिंडीज की तरफ से खेल रहे हैं, तो पिंडीज की जो प्रोग्रेस है पूरी टीम की वो सबके सामने। अगर एक मैच में उन्होंने 2 विकेटें ले ली हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उनका ये रिएक्शन हो। ठीक है, वो सीनियर प्लेयर्स हैं, अगर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट कर लिया है तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हीट ऑफ द मोमेंट जरूर होता है, लेकिन ये उस वक्त होता है जब कोई नया लड़का आ रहा तो उसमें कुछ जोश बलबला एक सलाहियतें होती हैं, वो दिखाना चाह रहा होता है कि मेरे में इतनी ताकत है, पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। अब ये अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आमिर की बात करूँ, ओवरऑल बात करूँ, अगर कुछ चला कार तो इस तरह की कोई हरकत करेगा तो फिर तो हैरानगी वाली बात है। बल्कि अब तो जिस तरह पहले कह रहे थे वो डाउन टू अर्थ होना चाहिए, तो डाउन टू अर्थ तो घर भी देख लिया, सारा कुछ लोग दूख लिया है। तो बस दिल में जो बातें होती हैं वो अमली ताबीर देने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए आउट करने के बाद ये रिएक्शन होता है, हीट ऑफ द मोमेंट होता है, और कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसा इंसान को पता चले कि मैंने आउट किया, वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया, वो रिकॉर्ड भी बन गया PSL का, तो अब इशारा करना, ये करना, वो करना, तो ये कोई जचता नहीं है, खासतौर पर उन लोगों को जो कि बड़े प्लेयर होते हैं। ठीक है, मोहम्मद आमिर ने सर्व किए, पाकिस्तान की बदनामी का भी बाइस बढ़े हैं, दुनिया पूरी को पता है कि उन्होंने क्या किया, क्या गुल खिलाया और पाकिस्तान की कितनी बदनामी की। तो ये कि ये जो रवैया है
ठीक है कि उन्होंने कर दिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि PSL की इंतजामिया थोड़ा सा इसका नोटिस जरूर लेगी, इग्नोर नहीं करेगी बल्कि इनको देखेगी, क्योंकि ये SOPs जो उन्होंने नज़्म ज़ब्त है, जो अखलाक के आता है, ये उस उम्र में आता है। और मैच रेफरी ने इसको देखना है। मैच रेफरी के अगर वो ये चीज़ म्यार पर उतरती है तो हो सकता है कि मैच रेफरी इस पर एक्शन ले, क्योंकि मैच रेफरी का काम ये होता है कि कुछ ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से मजीद बिगाड़ पैदा हो, और ये जो क्रिकेट का जो असल हुसन है उसको वो उसको गैन लगे, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो जाहिर है कि मोहम्मद आमिर हैं, पुराने हैं, तो अभी वो खेल रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा एजाज सिंह, पहली बार ऐसा नहीं देखा गया मोहम्मद आमिर, जिस तरह भी आपने भी कहा कि उनको जो भी अल्फाज यूज़ किए गए उनके लिए या जिस तरह भी बात की गई है, ये पहली बार नहीं हुआ। उनका एग्रेशन हर मैदान में ही नजर आता है। इसके बरक्स क्योंकि परफॉर्मेंस कहाँ पे स्टैंड कर रही है। खज़र आज़म हमारे साथ मौजूद है। खज़र, ये एग्रेशन देखा गया इनकी, हम ये कहना गलत होगा लेकिन बदतमीजियाँ जो है तकरीबन तमाम ही प्लेयर उनकी ये फेस कर चुके हैं, और जब वो किसी टीवी चैनल पर होते हैं तब भी वो जिस तरह लोगों पर तनकीद करते हैं, बार बार ये चीज़ें भी सामने आती हैं। क्या कहेंगे, तज़िया क्या है, परफॉर्मेंस ज़ीरो और फिर ये रवैया? देखिए जी, मैं अभी विजुअल देख रहा हूँ और अभी कुछ देर में न्यूज़ वन के नाजरीन भी अपनी स्क्रीन पर ये विजुअल देख लेंगे। आउट करने के बाद मोहम्मद आमिर सेलिब्रेट कर रहे थे, और जब पहला विजुअल जो हम देख रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि फ़हीम अशरफ की तरफ से मोहम्मद आमिर को कुछ कहा गया है, जिस पर मोहम्मद आमिर ने उनको रिप्लाई किया है, और उसके बाद दोनों आगे बढ़े हैं। तो ये देखें, फास्ट बॉलर है, उसका एग्रेशन होता है, और फ़हीम अशरफ भी क्योंकि ऑलराउंडर हैं वो भी बॉलिंग करते हैं। अगर आप विजुअल पे गौर करें, जो कि अभी न्यूज़ वन की स्क्रीन पे चल भी जाएंगे, अगर आप विजुअल पे गौर करें, मोहम्मद आमिर ने बॉल कराई, फ़हीम अशरफ विकेट के पीछे आउट हुए। इसके बाद फ़हीम अशरफ ने जाके साथी खिलाड़ियों को ताली मारी, और फिर मोहम्मद रिजवान की तरफ वो बढ़ रहे थे तो उन्होंने जो है दूसरी जानिब देखा, तो फ़हीम अशरफ को ने कुछ कहा और उन्होंने उसका रिप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल कि आप यहाँ से चले जाएं, हम थोड़े अच्छे अल्फाज में बोल रहे हैं। तो फिर जो है वो एक दूसरे से जो है वो करीब आए। फिर मुख्तलिफ खिलाड़ी जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही खिलाड़ी, रावलपिंडी के खिलाड़ी आए, वो फ़हीम अशरफ के आगे आके खड़े हो गए। उधर से पिंडी के कुछ खिलाड़ियों ने मोहम्मद आमिर को रोका, रिजवान उनमें शामिल थे और दीगर खिलाड़ी आपके शामिल थे। तो ये अमूमन होता रहता है, और फिर जाते जाते फ़हीम अशरफ भी जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार मुड़ मुड़ के देखते रहे मोहम्मद आमिर को। तो ये क्लैशेस हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ चल रहा होता है बैटर और बॉलर के दरमियान, मगर ये बाउंड्री लाइन के इस पार ही रहे तो सही है। उस पार जाने के बाद अमूमन जो है वो इस तरह की चीज़ें हमने अक्सर देखा है कि अक्सर व बेशतर सेट भी हो जाती हैं, बल्कि कभी कभी मैच के बाद जो कि जिन दो खिलाड़ियों में एक क्लैश होता है, वो दो एक दूसरे के साथ आके तस्वीरें भी खिंचवा रहे होते हैं। तो ये सूरत हाल है। करीम ने भी कहा कि देखना ये होगा कि मैच के एंड में वो लोग एक शेक हैंड करते हैं या नहीं। करीम मलिक की जानिब देंगे। करीम, इस्लामाबाद यूनाइटेड 137 रन का टारगेट दिया गया, बनाए गए हैं 138 का टारगेट दिया गया है। क्या समझ रहे हैं कि कराची की पिच थी, और हमें ऐसा नहीं लगा कि मतलब रावलपिंडी का मोमेंटम लो है या वो कॉन्फिडेंट नहीं है, उसके बाद भी इस्लामाबाद के 137 रन आप क्या समझ रहे हैं कि काफ़ी थे, कम थे? एजाज शेख से सवाल करेंगे हम। एजाज शेख और करीम मलिक दोनों से ही हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे राबता बहाल हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं खज़र आज़म। खज़र, क्या कहेंगे सूरत हाल में, क्योंकि एक जहां हमारी टीम्स बना रही हैं 200 प्लस रन, ये भी देखा गया है कराची स्टेडियम में ही, ये देखा गया आज 137 रन बनाए गए इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। देखिए जी, कराची में मैं आपको बता दूं कि कराची में 13 पिचेस का स्क्वायर है। ये अमूमी तौर पर ये PSL के जो 6 मैचेस मिले थे कराची को, उसके लिए तैयार किया गया था, क्योंकि फिर उसके बाद कराची स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जानी थी। अचानक 22 मैचेस आए। अब 13 पिचेस के स्क्वायर में कुछ पिचेस बनी हुई हैं पाकिस्तानी सॉइल से और कुछ पिचेस बनी हुई हैं ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे। तो मुख्तलिफ आपने गुज़िश्ता मैचेस देखे। आज तो मैं कहूँगा आज वाला मैच भी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे ही हो रहा है, बट परफॉर्मेंस जो बैटिंग थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, वो क्लैप्स कर गई। क्रेडिट देना चाहिए आज रावलपिंडी की बॉलिंग को, और यही शायद आमिर का एग्रेशन है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, 91 रन, 2 खिलाड़ी आउट हैं इस वक्त, 12.1 ओवर हो गए हैं। कामरान गुलाम जो है इस वक्त, मोहम्मद रिजवान और कामरान गुलाम 42 और 43 रन पे नॉट आउट खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आज वो दिन शायद रिजवान को मिलने वाला है कि
लर्न करते करते आज शायद उन्हें विन मिल जाए। तो मोहम्मद रिजवान यकीनन ये चाहेंगे और वो जो एक रिकॉर्ड है वो बराबर ही रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर ये क्रिकेट है, अगर आखिरी कल जैसे एक आखिरी लम्हात में एक हैट्रिक हो गई तो अगर यहाँ से इस्लामाबाद के बॉलर ने कुछ कर दिया तो वो फिर जो है वो ख़तरनाक हो जाएगा। मगर मैं क्रेडिट दूंगा जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड के आज रावलपिंडी के जो बॉलर्स हैं उन्होंने बॉलिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है। आमिर ने 2 विकेट्स हासिल की, इसी तरह साद मसूद ने 2 विकेट्स हासिल की। आपने कहा खजर आजम, करीम अली भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। करीम, बॉलिंग अच्छी की रावलपिंडी ने, और ये कहना है खजर आजम का, वो तो बेहतरीन बात है, लेकिन कल भी एकदम से मैच बदल गया था। आज क्या समझ रहे हैं कि टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला रावलपिंडी के लिए बेहतर साबित हो सकता है? आज जीत नसीब में आएगी रावलपिंडी के? जी देखिए, 92 पे 2 आउट हो चुका है रावलपिंडी। ये 12 ओवर के अंदर 92 रन के कदरे बेहतर है। टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला सही साबित हुआ क्योंकि बैकफायर नहीं किया। 137 पे टीम को बुक कर देना ये कदरे बेहतर था। जहां तक बात रही बॉलिंग की, हाँ बॉलिंग इस वक्त काफी बेहतर की गई है। अगर आप बात करें पिंडीज के इमाद वसीम और मोहम्मद हुसनैन और दीगर जो भी आपके प्लेयर्स हैं, बॉलर्स हैं, उन्होंने कतरे बेहतर बॉलिंग किया। आमिर की बात करें, उन्होंने इस मैच के अंदर काफी बेहतर बॉल किया है। उसी के साथ साथ आसिफ आफरीदी हो, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, वहीं पर मोहम्मद आमिर ने 4 ओवर पूरे टूर्नामेंट में 4 ओवर में 21 रन देके 2 खिलाड़ियों का आउट किया। इसी पर हमारा शुक्र था कि मोहम्मद आमिर की तरफ से आज जब उन्होंने आउट किया तो ये जेस्चर देना किसी खाते में नहीं था, क्योंकि जब आप पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करते उसके बाद आप इस तरीके का जेस्चर देते हैं। उसके बाद काफी कदरे बेहतर आज उनका कॉम्बिनेशन भी नजर आ रहा था। उन्होंने 2 से 3 स्पिनर्स को यूज किया है। साद मसूद को उन्होंने टाइम दिया। आज उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो ये कॉम्बिनेशन अगर वो शुरू से लेकर चलते तो शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी पूरी कैंपेन के अंदर अगर आप उठा के देखें तो उनके तीनों शोबों के अंदर वो बिल्कुल भी गेम में नजर नहीं आ रहे थे, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो। आज अगर आप देखें उनका दोनों ही में कॉम्बिनेशन कदरे बेहतर नजर आ रहा है। उनके ऊपर के बैटर्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। आज उनका एक डिसीजन जो कि ओपन कराया अब्दुल्ला फजल को, वो आज वो बैकफायर कर गया। लेकिन हम हमेशा से ये बात कर रहे थे कि मोहम्मद रिजवान ने अभी भी अपनी पोजीशन नीचे नहीं की, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान को इस बारे में अंदाजा है कि अगर वो 3-4 नंबर पे खेलेंगे तो उस हिसाब से वो टीम में ही फिट नहीं बैठती, क्योंकि बतौर कप्तान उनकी जगह इस नंबर पे बनती नहीं, क्योंकि वो ओपन करते हुए 3 से 4 खिलाड़ियों की जगह इस वक्त जगह मार रहे हैं। और अगर वो ओपन कर रहे हैं और पिछले 8 मैचेस से आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर आप कप्तान, अगर आप फ्रेंचाइज के लिए, जब आप 4 मैचेस हार चुके थे, आपका 5वां मैच जो आपको पता था कि मस्ट विन गेम है, आप अपने आप को बतौर बैटर नहीं रखते, आप एज अ कीपर रखते, आप एज अ कैप्टन अपने आप लीड करते टीम को और अपने बैटर्स को चांस देते, तब आपके पास अंदाजा होता कि हाँ आप टीम के लिए खेल रहे हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कर रहे थे, देखिए हार जीत खेल का हिस्सा होता है। हम मानते हैं कि ऐसा बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ हुआ है कि पूरी सीजन उनके अच्छे नहीं गए, लेकिन रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है कि टीम रियलाइज करे। आज अगर पिंडी जीतती भी है तो बस इसी खिजर भाई की बहुत दुरुस्त बात है कि वो इस रिकॉर्ड को शायद बचा ले कि वो लगातार मैचेस हार रहे हैं और सामने वाली टीमों के लिए मुश्किल हो जाएगा पिंडीज का जीतना, वरना इस टूर्नामेंट में पिंडीज के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बस ये एक जिसको आप फॉर्मेलिटी मैचेस होते हैं टूर्नामेंट के, वो हो रहे हैं और इसके ऊपर पिंडीज अगर आज जीतती है तो सामने वाली टीम के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, वरना पूरे कैंपेन पैथेटिक कैंपेन थी पूरे पीएसएल में, कुछ खास उनकी कैंपेन लेकर वो नहीं चले और कॉम्बिनेशन उनका बहुत वर्ष था, डिसीजन उनके अच्छे ही थे। हाँ ये आप नहीं कह सकते, नई टीम थी, नई टीम को पहले भी मोहम्मद रिजवान ने लीड किया, मुल्तान सुल्तान उनकी नई टीम थी, वो कप्तान बने थे, लेकिन उन्होंने उनको 2 बार फाइनल खिलाया, 1 बार वो फाइनल जीते भी हैं। ये एक अलग बात है। हैदराबाद किंग्समैन के भी कॉम्बिनेशन को बनने में 3 से 4 गेम लगे थे, बट उनको रियलाइज हुआ, उन्होंने प्लेयर शफल किए, उनके कप्तान ने फ्रंट से लीड करना शुरू किया। जब कप्तान फ्रंट से लीड करना शुरू करता है तो आप टीम अलग ही रिजल्ट देती है। तो इस वक्त पिंडी की आप बॉलिंग बात कर ले, हाँ जी उन्होंने आज अच्छी बॉलिंग की है, उनका कॉम्बिनेशन बेहतर लग रहा था। करीम मलिक आपका पॉइंट आ गया, मजीद भी आपसे तफसीलात जानेंगे, इस हवाले से तज्जिया लेंगे। हमारे साथ खिजर आजम, एजाज शेख और करीम मलिक मौजूद हैं। आप तीनों हमारे साथ ही रहेगा। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हुआ है यहाँ ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 1 और मेरे साथ मेरे गेस्ट अभी मौजूद हैं खिजर आजम, करीम मलिक और एजाज शेख। खिजर आजम की जानिब जाएंगे। खिजर, एक और खबर भी है, नसीम शाह जो हैं वो एक बार फिर इंजरी का शिकार हैं। पीएसएल इंजरी के बाद वो आज एक्शन में नजर आए और एक बार फिर से वो इंजरी का शिकार हो गए। हुआ क्या और बार बार इंजरीज प्लेयर्स के साथ क्या हो रहा है? फिटनेस मसाइल ही बार बार जो है वो ख़त्म नहीं होकर दे रहे पीएसएल 11 में। जी वेरी अनफॉर्चुनेट है। नसीम शाह जो कि सेकंड मैच में इंजरी का शिकार हुए थे और फिर उसके बाद
वो जिस तरह से आज उन्होंने कम बैक करने की कोशिश की, पिंडी के साथ ही ट्रैवल कर रहे थे और कंटिन्यू उन्होंने जो है वो रिहैब प्रोग्राम किया, हल्की फुल्की सी वो एक्सरसाइज कर रहे थे। प्रैक्टिस सेशन में गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने हल्की फुल्की सी बॉलिंग की थी, बट आज जब वो ग्राउंड में उतरे तो लंगड़ाते हुए ग्राउंड से बाहर गए हैं। और उनकी जो मैनेजमेंट का कहना है कि घुटने की इंजरी का वो शिकार हुए हैं, तो आसान नहीं होता कि किसी भी बॉलर के लिए, ख़ास तौर पर जो ये नी इंजरी होती है उससे कम बैक, उसको जो है रिहैब करके उससे वापस आना, तो नसीम शाह के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट का वो प्लेयर जो कि बहुत यंग एज में पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े थे, कनेक्ट हुए थे और अब इंजरी का शिकार हो गए। देखिए यही वो चीज़ें होती हैं कि जो आपको जो प्रेशर सिचुएशन होती है, जो पैनिक सिचुएशन होती है, जब मैच फंस जाता है, जब आसाब जो है वो ख़ता हो रहे होते, आसान ख़ता हो रहे होते हैं, जब आसाब पर काबू नहीं रहता, जब दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं और जब जो प्लेयर्स होते हैं उनको एक एक रन बचाना होता है, उधर जाके आपको पता चलता है कि अब आपकी फ़िटनेस लेवल क्या है। और वहाँ पर आकर हम फिर इसी तरह से हम इस तरफ आ जाते हैं जब मिकी आर्थर थे, सरफराज अहमद थे कप्तान, मिकी आर्थर थे पाकिस्तान टीम के कोच, तो उस वक्त उन्होंने एक यो टेस्ट की एक बुनियाद डाली थी। और यो टेस्ट इतना ख़तरनाक होता था, वो यो टेस्ट 17.5 का जो पासिंग मार्क्स होते थे वो खिलाड़ियों को पास करना लाजिम होता था। अमूमन उस वक्त बहुत से लोग जो है वो तनकीद कर रहे होते थे कि आया कि इसका क्या ताल्लुक क्रिकेट तो फिटनेस का क्या ताल्लुक, मगर फिटनेस इतनी बड़ी चीज़ है कि अब देखें अभी नसीम शाह इंजरी का शिकार हो जाते हैं, फिर आगे सीरीज़ आ रही हैं, फिर वनडे वर्ल्ड कप आना है। अगर ये आईसीसी टूर्नामेंट उनके पास से हाथ से निकल जाता है तो फिर आप सोचें कि वैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट में हमारी कंडीशन क्या है, और अगर वो अपने आप को रिहैब ना कर सके तो वो कहाँ पे जाएंगे। तो फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लेयर्स के लिए। और कल ऑफ द रिकॉर्ड हम कुछ साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि जब पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी एक वक्त में बहुत बुरी थी, तो उन्हें जो है वो बूट कैंप के लिए भेजा गया था। तो वो जो बूट कैंप में उनकी जो फिटनेस की जो तैयारी की जाती थी, बेसिकली वो माइंड के थ्रू करवाई जाती थी कि मुझे एक प्लेयर बताने लगे कि हमें भागते हुए पहाड़ के टीलों पे चढ़ना होता था और हमारा रेस्ट ये होता था कि हम हल्की रनिंग कर सकते थे, रुक नहीं सकते थे। और अगर किसी को पानी भी चाहिए होता था तो उसके लिए फिर शर्त ये होती थी कि पानी उसको मिलेगा जो पहले 20 पुशअप्स लगाएगा। तो लड़के जो है पानी भी नहीं मांगते थे कि अगर मैंने पानी मांग लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि 20 पुशअप्स लगाने पड़ जाएं। वो टीम ऐसी फिट हुई थी, फिर आपको याद होगा फिर वो टीम इंग्लैंड गई, इंग्लैंड में हमने वो सीरीज को जो है वो लेकिन रीजन क्या है और जिस तरह फिटनेस के मसाइल तो है पाकिस्तानी टीम में, और स्पेशली रावलपिंडी में मुसलसल ये देख रहे हैं कि अब फिटनेस मसाइल टीम को हैं, लेकिन इशू क्या है? वर्कलोड ज्यादा है, वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। करीम मलिक आपसे जानेंगे। अभी देखिए नसीम शाह की अगर आप इंजरी की बात करें, वो कंटिन्यूसली इंजरी का शिकार है, 2 बार वो 3 हफ्ते बाद वापस आए तो इंजरी का शिकार हो गए। हमें हमारे फास्ट बॉलर को ये बात समझनी पड़ेगी कि फास्ट बॉलर एक कांच के गिलास के मानंद होता है कि वो इतना नाजुक होता है। फास्ट बॉलर्स को हमारे समझ नहीं आता। बात ये कि आप डिफरेंट लीग्स पूरा साल खेलते रहते, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते, आप कंटिन्यूसली बॉल करते रहते हैं, उसके बाद जाहिर सी बात है आपका मसल स्ट्रेस में आ जाता है, और जब मसल स्ट्रेस में आता है उसके बाद ही आपको इंजरीज होती है। नसीम शाह इंजरी के बाद आए थे, उसके बाद इतना इम्पैक्ट प्लेयर रहे नहीं। आप सबको याद होगा 2022 में उनकी एक इंजरी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया था, लेकिन जिस तरीके से वो अपना नाम बना रहे थे, इंजरी के बाद से एक डाउनफॉल आया नसीम शाह का, और पाकिस्तान के लिए उस तरीके से मुफीद साबित नहीं हो। लेकिन फिर भी वो चल रहे थे। लेकिन कंटिन्यूसली आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आप नसीम शाह का अगर आप पूरा बैकलॉग उठा के देखें, वो कंटिन्यूसली क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 1-2 सालों में। और फिर नसीम शाह ने आपके पास बहुत सारे फास्ट बॉलर से, आपके पास बहुत सारे ऐसे तकरीबन आपके पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इस तरीके से है कि जो आपके नेशनल अगर आपका टूर्नामेंट्स नहीं चल रहे होते या अगर आपका इंटरनेशनल सीरीज नहीं चल रही होती तो वो लीग जाके खेल रहे होते हैं। इसके बहुत सारे इख्तलाफात हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी साफियों के रहे कि एनओसीज देना बंद करें, क्योंकि आपने अगर आप पड़ोसी मुल्क में मुकाबला कर रहे हो, आप देखें कि वो किसी भी टूर्नामेंट के लिए, किसी भी लीग के लिए एनओसीज नहीं देते इसी वजह से कि आप लॉन्गर फॉर्मेट के लिए और अपने बड़े टूर्नामेंट्स के लिए अपने प्लेयर्स को बचाते हैं। वो टाइम प्लेयर्स आपके, वो फास्ट बॉलर, वो बैट्समैन जिनके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई हो। और मुताबिक बार ऐसा हुआ है कि हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं
हमारे पास पूरे पूरे टूर्नामेंट्स लगे हुए हैं और हमारे वो प्लेयर जैसे पूरी टीम इंतजार कर रही है और वो टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो गए, इससे पहले साइम अयूब इंजर्ड हुए थे, नसीम शाह इंजर्ड हुए थे, मैच वर्ल्ड कप के बीच में शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए थे जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो यही वजह है कि जब आप उनके ऊपर इतना ओवरलोड उनको करेंगे, ओवरलोड अगर आप कर रहे हैं तो उनको तरीके से चलाना भी आपका काम है, चले नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करना उनका काम है और इसी के ऊपर वो बड़ी बड़ी मराहत लेते हैं। लेकिन जिन पे आप एनालिसिस दे देते हैं, जो बिग बैश भी खेल रहे हैं, ILT भी खेल रहे हैं, T10 लीग भी खेल रहे हैं, दुनिया भर की लीग आपके प्लेयर खेल रहे हैं, फिर उसके बाद जब उनको परफॉर्म करना होता है वहां पर वो इंजर्ड हो जाते हैं। जब उनका ज्यादा जोर लगता है तो उसके बाद फिर उस तरीके से फिर सबसे बड़ी बात यह है कि फिटनेस, हमारे यहाँ पे फिटनेस का मतलब ये है कि हमने ग्राउंड के 5 चक्कर लगा लिए, 5 दौड़े लगा दी, फिटनेस हो गई। वेट ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारे खिलाड़ी में स्टिल नहीं है, मसल गेन करने का कॉन्सेप्ट स्टिल हमारे खिलाड़ी में बहुत पुराना है कि उस तरीके से खिलाड़ी को लगता है कि आप रनिंग करेंगे, आप तेज आप घंटों रनिंग करेंगे तो आप जो है वो फिट है, ऐसा नहीं है। आप जो एडवांस ट्रेनिंग आ चुकी है, अब आपको मसल ट्रेनिंग करनी होती है, अपने मसल्स को इतना ट्रेन करना होता है क्योंकि आप लॉन्गर फॉर्म में क्रिकेट खेलते हैं, आप 5 डे भी खेल रहे हैं, आपने 4 डे भी खेलना है, आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को लेकर चलते हो, उस पर आपका डाइट होता है। मोस्टली हमारे प्लेयर्स अपनी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं रखते कि उनको वेट ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करना पड़ता है कि जब आपके मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे फास्ट बॉलर्स पे ये बात समझनी पड़ेगी कि वो अपने आप को बचा बचा के चलाते हैं। फास्ट बॉलर्स हर जगह जाके पैसों के लिए हर लीग नहीं खेलते। जब आप अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करेंगे तभी आपका नाम होगा। मिचेल स्टार्क उसकी सबसे प्राइम एग्जांपल है। अपनी पूरे करियर में वो 2 से 3 बार IPL खेले और 4 से 5 बार बिग बैश खेले, वरना उन्होंने 15-16 साल करियर में कोई इतनी लीग नहीं खेली और वो हमेशा वर्ल्ड कप के लिए, बड़े फॉर्मेट के लिए, हमेशा बड़े मार्के के लिए, अपनी टीम के लिए वो रेडी रहते थे। वजह ये है कि फास्ट बॉलर को पता खिलाड़ी को पता होता है कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, वो कहां पर जाके परफॉर्म करेगा और उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। अगर उसकी स्ट्रेंथ यही है सारे मामलात हैं करीम मलिक। अगर हम अभी जिस तरह से आपने बात की साइम अयूब की, शाहिन शाह अफरीदी की, जो मेजर इंपॉर्टेंट मोमेंट हैं या इंपॉर्टेंट इनके इनिंग्स होती हैं उसी में जाकर इंजरी का शिकार होते हैं। और जिस तरह से ये वाली बात भी अपने हाईलाइट की है कि नसीम शाह पिछले 1-2 सालों से खेल रहे हैं, पास्ट में इनकी फिटनेस के मसाइल रहे हैं। अभी वो स्टार्ट में हुए 3 हफ्तों की वो ब्रेक लेके फिर वो वापस आए, बल्कि ब्रेक नहीं से रेस्ट कहा जाएगा। रिहैब के बाद वो वापस आते हैं, एक बार फिर वो अपने पहले ही मैच में आज दोबारा इंजरी का शिकार हो जाते हैं। मैनेजमेंट क्या कर रही है? खजर आजम भी हमारे साथ मौजूद हैं। खजर, माजी में इनके फिटनेस के मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए हैं जो अब नसीम शाह को ये सब फेस करना पड़ रहा है? देखिए, बैक टू बैक क्रिकेट है और क्रिकेट को मैनेज नहीं किया जा रहा। हर प्लेयर है वो T20 क्रिकेट खेलना चाहता है क्योंकि वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट उस तरह से आपको हाईलाइट नहीं कर रही होती, ग्लोरीफाई नहीं कर रही होती। तो जिस तरह मैनेजमेंट का एक काम ये भी है, देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें प्लेयर को तो मैनेज करनी होती हैं। आपका जो पूल होता है ना, आपके पूल में आपकी सिलेक्शन कमेटी को, आपके कोचेस को, मैनेजमेंट को ये चीज़ें देखनी होती हैं। ये बड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके तहत टीमें तैयार की जाती हैं और टीमों को जो है वो बनाया जाता है। एक एक प्लेयर को जो है एक एक फॉर्मेट के लिए तैयार किया जाता है। हमारे यहाँ इस तरह से नहीं है। हमारे यहाँ टीमें पैनिक में, प्रेशर में, अभी देखें ना, कोई अभी परफॉर्म कर देगा यहाँ पर PSL में और आप उसको वनडे टीम में का भी हिस्सा देखेंगी, मोस्ट प्रोबेबली आप उसको शायद टेस्ट टीम का भी हिस्सा देखेंगे। तो ये हमारे यहाँ जो है ना मैनेजमेंट इस तरह की नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है टीम में किस तरह से किस खिलाड़ी को किस तरह लेकर चलना है। आपको याद होगा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम गई थी USA और उस वक्त जब पाकिस्तान टीम USA लैंड कर रही थी तो उस वक्त सबसे बड़ा फड्डा ये पड़ गया था कि पाकिस्तान टीम का जो होटल है न्यूयॉर्क में वो मैनहट्टन में था और पाकिस्तान टीम का जो स्टेडियम है वो सबर्ब में था। मतलब आप समझें कि मैनहट्टन का मतलब ये है कि आपका होटल है IIA चंडीगढ़ रोड पे और आपका जो स्टेडियम है वो बना हुआ है नूरियाबाद पे। तो इतना बड़ा फासला, ये मैनेजमेंट कौन करता? ये मैनेजमेंट की करने की होती है। और जो इंडियन क्रिकेट टीम थी, इंडियन क्रिकेट टीम जस्ट सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर उन्होंने एक जो है वो रिजॉर्ट लिया हुआ था, वो वहाँ पे ठहरे थे। खैर वो लास्ट मोमेंट पे एक पैनिक सिचुएशन हुई, फिर बोर्ड इन्वॉल्व हुआ, उन्हें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ से तो स्टेडियम तक आने जाने में ही टीम को 4-4 घंटे लग जाएंगे, तो 4 घंटे के ट्रैवल करती रहेगी टीम। तो फिर उन्हें पता चला कि नहीं, इस तरह नहीं चल सकता। तो उन्होंने फिर वहाँ से होटल के करीब, स्टेडियम के करीब एक होटल बुक करवाया। तो ये पूरी की पूरी एक मैनेजमेंट होती है। बोर्ड के अंदर जो लोग होते हैं वो एक एक खिलाड़ी से लेके मेगा इवेंट तक उनकी जिम्मेदारियां होती हैं कि किस तरह से लेकर चलना है, किस खिलाड़ी की फिटनेस पर किस तरह काम करना है,
किसको T20 फॉर्मेट में कितनी क्रिकेट देनी है, कितनी लीग्स अलाउ करनी है। मगर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट अभी तक हम उतने प्रोफेशनल नहीं हुए, तभी हम मिसालें देते हैं। आइडियल सिस्टम हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, इंग्लैंड क्रिकेट, न्यूजीलैंड की क्रिकेट, और फिर कहीं ना कहीं हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि शायद इंडिया की जो क्रिकेट है वो भी इन सब चीज़ों को देख रही होती है। बिल्कुल, इंडिया की क्रिकेट जो है वो इन सब चीज़ों को देख रही होती है। खज़र, हम अभी यही बात कर रहे थे इससे पहले कि फ़हीम अशरफ का, मोहम्मद आमिर का जो एक तनाज़ा हुआ है आज इस इशू पर भी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि PSL सीज़न 11 में जिस तरह के मामलात अब हैं, ये पहले हुआ है इतनी ज़्यादा इंजरीज, या फिर अगर हम फ़खर जमान की बात करें, मोहम्मद नवाज़ का जो मामला कल इशू एक हाईलाइट किया गया, ये भी वर्चुअल हमारे नाज़रीन को हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि फ़हीम अशरफ मोहम्मद आमिर के दरमियान क्या हुआ। जिस तरह से हमने करीम मलिक का कहना यह था कि मोहम्मद आमिर की ही गलती थी, वो इतने जारहाना एग्रेसिव तरीके से सामने आए, क्योंकि खज़र ये कह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर से पहले फ़हीम अशरफ ने रिएक्ट किया था। नाज़रीन को पहले ये शॉर्ट्स दिखाते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। जी हाँ, विजुअल जो थे नाज़रीन ने देखे कि किस तरह से गर्मा गर्मी हुई, और हमारी कमेंट्री में भी यही बताया जा रहा था कि दोनों जानिब से एक ही रवैया है। देखा भी यही गया कि फ़हीम अशरफ भी उतने ही एग्रेसिव थे जितने मोहम्मद आमिर, और मोहम्मद आमिर भी इतने ही एग्रेसिव थे जितने फ़हीम अशरफ। इसके अलावा हम नसीम शाह की भी बात कर रहे थे और ये एग्रेशन भी देखने में आया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी हमें स्कोर देख के लग रहा है कि आज शायद मोहम्मद आमिर का एग्रेशन काफ़ी सही था, क्योंकि आज लग रहा है कि 8 मैचेस के बाद रावलपिंडी जीतने वाली है। क्या कहेंगे खज़र? देखिए, हम तो कह रहे थे ना कि पिंडी बॉयज और इस्लामाबाद वालों के दरमियान कुछ ना कुछ होना है, तो अब इतने दिन बाद अगर वो जीत रहे हैं तो आज उनको मौका मिला है कि वो फैज़ाबाद क्रॉस करें और इस्लामाबाद वालों को जाकर बताएं कि भाई देखो, हमने हराया तो सिर्फ तुम्हें ही हराया और किसी को नहीं हराया। तो ये पिंडी वाले और इस्लामाबाद वालों का एक खूबसूरत सा एक मुकाबला है, और क्रिकेट में लोग वेट कर रहे थे कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद जब आमने सामने आएंगे तो क्या फैज़ाबाद के इस पार की गर्मी और इस्लामाबाद यानी फैज़ाबाद क्रॉस करने के बाद जो इस्लामाबाद की ठंडक है, क्या उसमें कोई मुकाबला होगा। तो आज थोड़ा बहुत मुकाबला नज़र आया, और पिंडी ने अपनी पहली जीत इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ हासिल की है अब से कुछ देर के बाद। अब तो हालात बिल्कुल ऐसे ही हो गए, 125 रन हो गए हैं और सिर्फ 13 ही रन चाहिए 19 बॉलों पे। तो मेरा ख्याल है कि पिंडी आज पहला मैच जीतने जा रही है और इस्लामाबाद को ही हराने जा रही है। तो पिंडी वाले कहेंगे भाई हम किसी को हराएं ना हराएं, इस्लामाबाद वालों को तो कहा जा हरा सकता है कि रिवायती हरीफ है ये। आज पहला मैच अपना रावलपिंडी जीतेगा, उम्मीद यही की जा रही है, और ये पहला मैच वो जीत रहा है इस्लामाबाद के खिलाफ। और ये भी कहा जा सकता है नाज़रीन कि आज फैसला सही किया गया रावलपिंडी की जानिब से कि रावलपिंडी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। यहाँ पे प्रोग्राम में वक्त खत्म हुआ है। प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल रहे हैं खज़र आजम, एजाज शेख, करीम मलिक। आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया, और अब से कुछ देर बाद ही पिंडी वालों के लिए अच्छी खबर आने वाली है। कल इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।